20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। धधकती आग की ये तस्वीरें चूरू जिले के राजगढ़ की हैं, जहां 5 लोगों के एक परिवार को कथित तौर पर जलाकर मारने की साजिश रची गई थी। हाईवे के नजदीक खेतों के बीचों बीच बने इस घर में एक किसान अपनी पत्नी, मां और 2 बच्चों के साथ रात में सो रहा था। तभी पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। किसान की 25 और 8 साल की बेटी छत पर सो रही थी। उसने आग की लपटें उठती देख छत से छलांग लगा दी। छत से कूदने की वजह से वो घायल जरूर हो गई, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पास के हाईवे पर जाकर मदद लेकर आई और फिर घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान 70 साल की एक बुजुर्ग महिला झुलस गई। साथ ही घर के मवेशी भी आग की चपेट में आ गए थे। मदद के लिए आगे आए लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुला लिया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। साथ ही जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया। इस किसान का कहना है कि गांव के कुछ लोगों की उनसे पुरानी दुश्मनी है। इसी दुश्मनी की वजह से उनके परिवार को खत्म करने के लिए उनके घर को आग लगाई गई है। 5 तारीख को मैं कोर्ट में गए थे, उसमें वीर सिंह, एक बालान का नाथ है, अंग्रेज नाथ, एक बटोड़ का कोई पुनिया है, मैं नाम नहीं जानता। उन्होंने मेरे को धमकी दी थी कि बोल तू वहाँ बैठा है ना, तेरे को उसी में आग लगा देंगे जला के। बीकानेर में बुधवार देर रात्रि खाजूवाला रावला हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रकों की टक्कर किस कदर हुई होगी और उस वक्त इनकी रफ्तार कितनी होगी। बताया जा रहा है कि एक ट्रक खाजूवाला से रावला की तरफ जा रहा था, तो दूसरा ट्रक रावला से खाजूवाला की तरफ आ रहा था। इतने में खाजूवाला से रावला की तरफ जा रहे ट्रक ड्राइवर ने तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक की ट्रॉली दूसरे ट्रक के कैबिन में भिड़ने से कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस कैबिन में ट्रक का ड्राइवर फंस गया, जिसे बाद में पुलिस वालों ने कैबिन काटकर बाहर निकाला। इस टक्कर के बाद रावला जा रहा ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेकर भागने लगा, जिसे करीब 6 किलोमीटर दौड़ाने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। इस हादसे में जख्मी हुए ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसे बेहतर इलाज के लिए बीकानेर पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे जोधपुर के अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने वाले जीवन रक्षक उपकरण ही अब उनके लिए खतरा बन गए हैं। दरअसल यहां आए वेंटिलेटर खराब होने लगे हैं। मरीजों को लगाए जाने वाले इन वेंटिलेटर्स के सेंसर के साथ साथ दूसरे उपकरण भी खराब हो रहे हैं। इससे डॉक्टर्स को गंभीर मरीजों की सांसें थमने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि ये वही 100 वेंटिलेटर्स हैं जिन्हें पिछले साल डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर फंड से मिले थे। इन 100 वेंटिलेटर्स में से 30 का उपयोग कुछ दिनों बाद अस्पताल के आईसीयू में होने लगा। इस दौरान ये वेंटिलेटर काम करते करते बंद होने लगे। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने अस्पताल अधीक्षक को पीएम केयर के सभी वेंटिलेटर्स का उपयोग रोकने की मांग की। बताया जा रहा है कि पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स के खराब होने की शिकायत पूरे प्रदेश से मिल रही है। कुछ दिनों पहले सीएम अशोक गहलोत के सामने भी इन खराब वेंटिलेटर्स की समस्या को बताया गया था। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से इनकी रिपोर्ट भी मंगवाई है। नारेबाजी कर रहे ये लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के एमए प्रथम सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे इन स्टूडेंट्स का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी कर 9 अप्रैल तक प्रथम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को बकाया 9,077 रुपए की फीस जमा करवाने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही ये भी लिखा गया है कि कोर्स की पूरी फीस 16,987 रुपए थी, लेकिन प्रवेश के समय 7,910 रुपए ट्यूशन फीस ही ली गई थी। ऐसे में बकाया फीस विद्यार्थियों को 9 अप्रैल तक जमा करवानी होगी। इन छात्रों का विरोध इस बात को लेकर है कि जब फीस का प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था उस समय उसमें फीस 7,910 रुपए ही दिखाई गई थी, लेकिन अब क्यों फीस बढ़ाई गई है।
अजमेर डिस्कॉम के मदार सब डिविजनल की जिम्मेदारी अब महिलाओं के हाथों में सौंप दी गई है। यूनिट इंचार्ज मनीषा शर्मा के नेतृत्व में 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं मदार विद्युत सब स्टेशन को संभालने लगी हैं। यहाँ पर इंजीनियर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मैनेजमेंट स्टाफ और सफाई कर्मचारी तक सब की सब महिलाएं हैं। अजमेर डिस्कॉम के इतिहास में ये पहला मौका है जब महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महिलाओं को सशक्त करने की सोच को ध्यान में रखते हुए डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी ने ये फैसला किया और फिर बुधवार को इस कार्यालय का उद्घाटन करते हुए महिलाओं के हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई है। सर, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने ये जो निर्णय लिया है कि ये पूरा उपखंड जो है महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा, सारी महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा। और मैं सोचती हूँ कि महिलाएं अपने आप में बहुत सक्षम होती हैं और बहुत सुदृढ़ होती हैं। गहलोत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्ग के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन और एनटीपीसी को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मीटिंग में उसमें बड़ा डिसीजन लिया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को आयु सीमा में छूट, फीस में छूट, ये फैसला पहले हो गया था, आज कैबिनेट ने उसको अनुमोदित कर दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर जो राजस्थान का मॉडल है वो पूरे देश में स्पेशल मॉडल है। लाखों स्टूडेंट को इससे फायदा मिलेगा। जनप्रतिनिधि चुनने से लेकर सरकार बनाने के लिए आपने वोटिंग की बात सुनी होगी, लेकिन राजसमंद में शुक्रवार को कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल राजसमंद के थानेटा ग्राम पंचायत में शुक्रवार को शराबबंदी मतदान होगा। इस मतदान को लेकर गांव वालों में खासा उत्साह का माहौल है। शराबबंदी मतदान के लिए सरपंच पंकजा सिंह और गांव के लोग पिछले 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं और लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि शराबबंदी पर मतदान कितना जरूरी है और इसके क्या फायदे होंगे। शराबबंदी के लिए होने वाले मतदान में 100% मतदान हो, इसके लिए महिलाओं की टोली घर घर जाकर लोगों को मॉक वोटिंग का अभ्यास करा रही है। साथ ही गांव से बाहर रह रहे लोगों को भी गांव वापस बुला लिया गया है। खास बात यह है कि शराबबंदी के लिए मतदान का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आसपास की पंचायत में भी इस तरह के मतदान कराए जाएंगे। अब महिलाओं में फिर से उत्साह जागा है, उनमें वापस खुशी की लहर दौड़ी है कि हमें तारीख मिल गई है। अब हम पक्का बराबर ग्राम पंचायत शराब से मुक्त हो पाएगी और हम हमारे जीवन अच्छा जी पाएंगे। 18 की खबर का असर, लक्षित को मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र। याद है ना 22 मार्च 2021 की तस्वीर, जब हैदराबाद से जयपुर आने के दौरान लक्षित का जन्म 33,000 फीट की ऊंचाई पर इंडिगो की फ्लाइट में हुआ। तस्वीरें वायरल हुई। लक्षित को दुनिया भर से आशीर्वाद भी मिला। इंडिगो की तरफ से आजीवन फ्री में यात्रा की सौगात भी मिली थी। लेकिन आज इस लक्षित को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अजमेर के रहने वाले इसके माता पिता ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए थे। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद लक्षित को उसका हक मिल गया है। जल्द ही उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। दरअसल 22 मार्च को इंडिगो की फ्लाइट से ललिता हैदराबाद से जयपुर आ रही थी। इसी दौरान फ्लाइट में ललिता को प्रसव पीड़ा हुई। इंडिगो क्रू मेंबर और ऑन बोर्ड डॉक्टर की मदद से सफल डिलीवरी करवाई गई। मां कैला देवी के भक्तों के लिए ये बड़ी खबर है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही चैत्र नवरात्र के मौके पर लगने वाले लक्खी मेले को भी रद्द कर दिया गया है। गुरुवार की सुबह मंगला आरती के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। मंदिर के कपाट बंद करने का ये फैसला कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए किया गया है। आपको बता दें कि श्री कैला देवी टेम्पल ट्रस्ट के प्रबंधक महेश चंद्र शर्मा ने एक पत्र जारी कर ये अपील की है कि कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से भयंकर रूप ले चुका है।
जनजीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकार की सलाह के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि जब तक कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हो जाए तब तक भक्त कैला देवी आने का प्रोग्राम नहीं बनाएं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि दूसरी बार कैला माता के मंदिर बंद हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रे जो है वो नहीं हो पाएंगे संपन्न, मेला भी बंद हो गया है क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गई है। नहीं, दर्शन नहीं हुए और बच्चों को ढुकाना हमारे यहाँ बहुत जरूरी है, हमारे आगे कोई काम नहीं हो पा रहे। अलवर में किन्नरों ने जब नोटों की बारिश कर लाखों का सोना लुटाना शुरू किया तो देखने वालों के होश उड़ गए। अब तक जिन लोगों ने इन्हें रुपए मांगने के लिए हाथ फैलाते देखा है, उनके लिए इनकी ये रईसी किसी फिल्म से कम नहीं थी। दरअसल अलवर के मंगल परिणय में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन चल रहा है। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह खर्च राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किन्नरों के करीब 65 थोक आपस में बांट कर रहे हैं। इस सम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों से 3000 से ज्यादा किन्नर आए हैं। बुधवार को ऐतिहासिक त्रिपोलिया महादेव मंदिर में किन्नर समाज की ओर से पूजा अर्चना की गई और फिर गंगा जल से अभिषेक किया गया। इस दौरान किन्नरों की देवी की भी पूजा की गई। किन्नर सम्मेलन के दौरान एक ब्राह्मण बेटी को गोद लेकर उसकी शादी की विदाई रस्म की गई और इसी रस्म के दौरान किन्नरों ने जमकर नोटों की बारिश की। तो वक्त के माहौल बदलते रहते हैं, मगर किन्नर समाज में सबसे बड़ा दुख है अकेलापन। अच्छे सेठ से ज्यादा दौलत है जब भी हम अकेले हैं। जो किसी से कह सकते हैं वो कोई नहीं, जो बांट सकते हैं वो कोई नहीं, इसके सिवा कोई दुख नहीं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैंने दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज दी। साथ ही उन्होंने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा है कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ली थी। 1 मार्च को नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचकर पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई थी। ईशा शर्मा पीएम मोदी को वैक्सीन की दूसरी डोज दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी को पहली डोज नर्स पी निवेदा ने ही लगाई थी। सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। तो हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। I assisted Sister Nisha. Basically, I'm from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार के फैसले के मुताबिक पहले 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू है। केजरी सरकार के इस फैसले के बाद से राजधानी के चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हो गए हैं और वो इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि लोग दिल्ली सरकार के इस आदेश के विरुद्ध जाकर इधर उधर ना घूमें। जिसकी एक तस्वीर कनॉट प्लेस से भी सामने आई, जहां कई जगहों पर सड़क पर बैरिकेडिंग कर रास्ते को संकरा कर दिया गया और उन बैरिकेड के पास पुलिस वाले खड़े दिखे, जिन्होंने वहां से गुजरती हर गाड़ी पर नजर बनाए रखी। जहां गड़बड़ी लगी वहां उन गाड़ियों को रोका भी गया। कर्फ्यू लागू होने के बाद दिल्ली के साकेत इलाके में भी रात के वक्त सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा रहा। देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों के शटर बंद दिखे। कोविड की सिचुएशन देखते हुए जो ये निर्णय लिया गया है उसका पालन करें। कुछ इसी तरह के हालात राजधानी के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिले। अशोकनगर में पुलिस वालों ने सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से नाइट कर्फ्यू के दौरान घर में रहने की अपील भी की। जिन्हें इस आदेश को नहीं माना तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू लागू होने के दौरान राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक भी कम ही दिखा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के बाद मुंबई के सभी समंदर तटों पर सन्नाटा पसर गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 अप्रैल तक लोगों के किसी भी समंदर तट पर जाने पर रोक लगा दी है, जिसका असर मुंबई की जुहू चौपाटी पर भी देखने को मिला।
आम दिनों में जिस चौपाटी पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती, वहाँ परिंदे आराम फरमाते दिखे। इंसान तो वहाँ दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। किस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पर आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। जुहू चौपाटी पर मौजूद दुकानें भी राज्य सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद बंद हो गई। इन हालातों में वहाँ काम करने वालों की हिम्मत फिर जवाब दे गई। कंडीशन खराब है हर एक की, तो आगे हम करें क्या। कुछ इसी तरह के हालात सांता क्रूज चौपाटी के भी मिले। लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए बाहर जगह जगह पुलिस वाले तैनात दिखे। मुंबई में छोटे छोटे व्यापारियों का राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां जगह जगह दुकानें बंद कराई गई, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। ऐसे ही बवाल की कुछ तस्वीरें कांदीवली से भी सामने आई। वहां कई व्यापारी सड़क पर उतर आए और उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। दुकानें बंद कराई गई है सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा। उसका विरोध करने के लिए कांदीवली के तमाम सारे दुकानदार निकले हैं। व्यापारी भड़के तो बीजेपी को भी इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सरासर तानाशाही है, ये गलत है। इस मसले पर राजनीति गरमाने पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। टीकाकरण के डोज भी महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा दिए जाए। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ठीक वैसे ही लोगों की परेशानी और सियासी लोगों की पैंतरेबाजी भी बढ़ने लगी है। कोरोना वैक्सीन को दूसरे देशों को भेजे जाने के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपने देश में हर उम्र के लोगों को कोरोना का टीका मुहैया कराने की मांग की और सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन लोगों को रास्ते में ही रोक लिया। इसे वैक्सीन लोगों को लगाई जाए। लगातार आम आदमी पार्टी अब सड़क पर उतर आई है इस मुद्दे को लेकर। सौरभ भारद्वाज ने भी वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और वैक्सीन को बाहर भेजे जाने के बजाय देश के सभी लोगों को टीका लगाए जाने की मांग की। एक्सपोर्ट की जा रही है, दूसरे देशों में दी जा रही है और लोगों को वंचित रखा जा रहा है। जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया और आम आदमी पार्टी पर कोरोना के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कल तक भारत की वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, भ्रम पैदा कर रहे थे और आज भी ये डर पैदा कर रहे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद देश में हर उम्र के लोगों को टीका लगाए जाने की मांग भी तेज हुई है। हालांकि हालात बिगड़ते देख फिलहाल कोरोना वैक्सीन का निर्यात रोक दिया गया है ताकि देश में वैक्सीन की कमी पूरी की जा सके। कोरोना काल में हो रहे महाकुंभ के दौरान पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों ने मानव श्रृंखला के जरिए मास्क की आकृति बनाई। गौरीशंकर स्थित पार्किंग में बुधवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने एक कार्यक्रम के दौरान मास्क की आकृति बनाकर 2 गज दूरी मास्क है जरूरी का संदेश दिया। मास्क की आकृति बनाने के दौरान कुंभ मेला पुलिस, SDRF उत्तराखंड पुलिस, PAC, ATS उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पुलिस की PAC के जवान, राजस्थान होमगार्ड, CRPF, ITBP, CISF, BSF, NSG, SSB के जवान भी मौजूद रहे। ये आकृति खुद और दूसरों को इस संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई। खास बात ये है कि इस मानव श्रृंखला को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को भगाएंगे, यही सबका एक उद्देश्य है। तो आप सबसे यही कहता हूँ, ये एक सराहनीय कार्य है। आज इतने हजारों की संख्या में श्रृंखला बनाई गई, इससे जन जागरण पूरे विश्व में जाता संदेश। तरह का विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, लेकिन जो मूल भावना है कि मानव श्रृंखला के माध्यम से मास्क की आकृति दी गई है, इस वजह से कि लोगों में अवेयरनेस फैले। और जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन अभी संक्रमण दर भी बढ़ रही है, किया जा रहा है, उसमें बहुत जरूरी है कि लोग संक्रमण से बचे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये हादसा तब हुआ जब फसल कटने को तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही आग ने उसे जलाकर राख कर दिया। सबसे खौफनाक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आई हैं, जहां पकी फसल भीषण लपटों में धधकती दिखी। बताया गया है कि फसल की कटाई कर रही एक मशीन से निकली चिंगारी से यह आग भड़की और देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई। हादसे के वक्त मशीन पर एक आदमी भी बैठा दिखा, जो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसके बाद किसानों की आंखों के सामने ही उनकी महीनों की मेहनत से उगाई फसल मिट्टी में मिल गई। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कासगंज जिले से भी सामने आई।
जहां कई बीघा खेत आग में स्वाहा होते दिखे और वहां मौजूद किसान बेबस खड़े होकर उसे देखते रहे। हालांकि कुछ नौजवान आग पर पानी और मिट्टी डालकर उसे शांत करने में जुटे दिखे, जबकि कई बड़े बड़े पत्तों की मदद से लपटों को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। प्रतापगढ़ में भी आग ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आशंका जताई गई कि वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद खेतों में खड़ी लाखों की फसल कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पेरू की राजधानी लीमा से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राष्ट्रपति पद के एक दावेदार के लिए रैली निकाल रहे उनके समर्थकों और पुलिस में बीच सड़क पर भिड़ंत हो गई। पेरू में राष्ट्रपति चुनाव 11 अप्रैल को होंगे, लेकिन उससे पहले एक पार्टी के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए और रैली निकालने लगे। इन्हीं प्रदर्शनकारियों को रोकने पर उनके और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने बल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इस कार्रवाई में एक महिला घायल हो गई। बाद में दूसरे प्रदर्शनकारियों ने उसे संभाला। एक और तस्वीर में पुलिस और समर्थकों में धक्का मुक्की होती दिखी। पुलिस ने आरोप लगाया है कि लोगों ने कोरोना नियमों को तोड़कर रैली निकाली, जबकि उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लोगों की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उन्हें तितर बितर कर दिया। इससे पहले समर्थकों का हुजूम हाथों में झंडे लेकर शहर के इलाके से दूसरे इलाके तक मार्च करता दिखा। यूरोपीय देश यूक्रेन ने अलगाववादियों से चल रही जंग में बीते 24 घंटे में अपने 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना पिछले 7 साल से रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों से आमने सामने है और बीते कुछ हफ्तों से उसके पूर्वी इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है, जिसका सबूत पेश करती तस्वीरें विवाद की जड़ बने उस क्राइमिया से सामने आई हैं, जो कागज पर तो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन उस पर रूस की सेना ने कब्जा जमाया हुआ है। वीडियो में वहां रूस के सैनिकों की तैनाती भी ज्यादा दिखी। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए और जैसे ही वो जमीन पर उतरे, आक्रामक जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सिर्फ बंदूकें ही नहीं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां मौजूद दिखी। वहीं यूक्रेन के लोहांसक इलाके में भी टैंक अभ्यास करते नजर आए। ये सैनिक उस इलाके में मारे गए जहां यूक्रेन रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के खिलाफ